जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो वी स्टार्ट क्लास फॉर्मली नाउ। तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इंग्लिश प्रेजेंट कंपोजिशन। ठीक है। और इंग्लिश ऐसे प्रेजेंट कंपोजिशन में आज जो हमारा फोकस होगा सिर्फ इंग्लिश ऐसे पे होगा। उसके बाद ये सेशन जैसे ही पूरा होगा, ठीक है, आपको पता है कि हम मंडे टू फ्राइडे क्लासेस लेते हैं, कल हम नहीं ले सके थे। तो ऑनवर्ड्स हमारी क्लासेस मंडे टू फ्राइडे ही होंगे। ठीक है। तो आज हमारा जो फोकस होगा वो इंग्लिश ऐसे पे होगा। जब ये सेशन पूरा हो जाएगा तो उसके बाद हम फोकस रखेंगे प्रेजेंट कंपोजिशन पे। ठीक है। अभी हम यहाँ पे, अगर आप स्क्रीन पे देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे जो है ये हमारा कोर्स प्लान है। ठीक है। अभी कोर्स प्लान में आपको सबसे पहले देखें बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ऐसे, ऑर्गेनाइजेशन, यूनिटी, कोहेरेंस वगैरह ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं। ठीक। उसके बाद पैराग्राफ राइटिंग, टॉपिक सेंटेंस, ईटीसी ये हम कर लेंगे। उसके बाद हमारा जो फोकस होगा वो होगा टाइप्स ऑफ पैराग्राफ्स पे। ठीक है। उसमें नरेटिव हो गए और डिस्क्रिप्टिव हो गए, कंपेयर एंड कंट्रास्ट हो गए, डेफिनेशन हो गए। ठीक है। ये तमाम चीज़ें फिर आ जाती हैं। और इसी तरीके से बाकी थीसिस स्टेटमेंट, इंट्रोडक्शन राइटिंग वगैरह वगैरह ये तमाम चीज़ें हम कर लेंगे। उसके बाद जो सेकंड पोर्शन आएगा हमारा, वो आएगा हमारा कंटेंट डेवलपमेंट पे आएगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम फोकस करेंगे हाउ टू राइट एन इफेक्टिव ऐसे। उसके बाद हमारा जो फोकस होगा वो कंटेंट डेवलपमेंट पे हम आ जाएंगे। उसके बाद हम इंशाल्लाह पास पेपर्स वगैरह को चेक करेंगे। पास पेपर्स में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उनके बारे में भी जिक्र करेंगे। अभी मैंने आपको कहा कि हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, तो हमारा फोकस होगा कि पॉइंट जीरो से स्टार्ट करें और आहिस्ता आहिस्ता हम स्पीड बढ़ाते जाएं। तो सबसे पहले ऐसे में या प्रेजेंट कंपोजिशन में या तमाम बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, सीएसएस की प्रिपरेशन कर रहे हो आप, या आप किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप सिविल जज की कर रहे हो, आप पीएमएस की कर रहे हो, आप एफआईए की कर रहे हो, आप किसी भी दुनिया जान की एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपके लिए ये बुक एक ब्लेसिंग है। अगर आप ये बुक स्टडी नहीं करते तो आपके लिए ये होगा कि आपकी जो वोकेबलरी की वोकेब बैंक है, वो आपकी इतना वर्ड बैंक जो है आपकी वो इतना जनरेट नहीं हो पाएगी। हाँ, हो सकता है आपके पास ऑलरेडी अच्छी वोकेबलरी हो, तो फिर ये तो एक एक्सेप्शन है, मगर ये तमाम कम लोगों के पास होता है। आप अच्छे तरीके से बोल सकते हो, आपकी फ्लुएंसी अच्छी है, इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास वोकेबलरी भी अच्छी है। तो आपका सबसे बड़ा फोकस जो होना चाहिए एक एक कंपोनेंट पे होना चाहिए। जब वो कंपोनेंट बाकी कंपोनेंट का बेस हो, उनके साथ इंटरकनेक्टेड हो, तो फिर आप उन पे फोकस करें। अक्सर सीएसएस की प्रिपरेशन में आप सब ने देखा होगा कि बात आती है कि जीआरई की वोकेबलरी को आप क्रैक कर लें तो आपके तकरीबन वर्ड्स हो जाते हैं। 3500 वर्ड्स हैं जीआरई में। अब जीआरई है क्या? जीआरई एक एग्जामिनेशन है जो अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में एज ए एंट्री एग्जाम समझा जाता है, कि यूनिवर्सिटीज वो स्कोर देख के आपको एडमिशन्स देती हैं, क्योंकि उससे वो जज करते हैं कि आपका एप्टीट्यूड क्या है। अभी पॉइंट ये है कि उसमें वोकेबलरी एक तो स्मॉल कंपोनेंट है। तो वो 3500 वोकेबलरी एक ग्रेजुएट आप देखें तो असेसमेंट लेवल का ये एग्जामिनेशन है, तो एक ग्रेजुएट लेवल की ये वोकेबलरी हो जाती है। तो अब ये जो बुक है, ये बुक आप देखें कि इंटायरली अबाउट वोकेबलरी, ठीक है, जो जीआरई में है। तो इस बुक ने इन डिटेल ये डिस्कशन में ये चीजें लेके आया है। सबसे पहले अगर आप देखें तो इसमें 10 लेवल्स हैं। अब लेवल 1 से लेके लेवल 10 तक, ठीक है, हर लेवल में इसने क्या किया है, टोटल इसमें जो वोकेबलरी है वो 500 वर्ड्स की है। और जो टोटल लेवल्स हैं वो 10 हैं, तो हर लेवल 50 वर्ड्स की इसने की है। ठीक है। और फर्दर हर लेवल को इसने किस तरीके से हैंडल किया है कि हर 10 वर्ड्स में लेवल 1 को
डे 1 के हिसाब से 10 वर्ड्स, ठीक है। डे 2 के हिसाब से 10 वर्ड्स। इसी तरीके से डे 3, डे 4, डे 5 के हिसाब से 10 वर्ड्स। तो टोटल आपके 50 वर्ड्स हो जाते हैं। और हर 10 वर्ड्स के बाद एक छोटी सी टेस्ट है। और एट द एंड ऑफ द लेवल वहाँ पे एक ग्रांड टेस्ट है। तो मतलब ये समझें कि अगर आप 5 डेज ओनली जो है आप 10 वर्ड्स करें, और एट द 6th डे आप ग्रांड टेस्ट करें, तो आपकी लेवल 1 हो जाती है। इसी तरीके से जब वीक 1 हो गया तो लेवल 1 हो गई, वीक 2 हो गया तो लेवल 2 हो गई, वीक 3 हो गया तो लेवल 3 हो गई। इसी तरीके से आप चलते जाएं, वीक 10 होगा तो लेवल 10 हो। अब आपके पास टोटल कितने हैं? अभी आपके पास टोटल 10 वीक्स हैं, ठीक है। हर महीने में कितने वीक्स होते हैं? 4 वीक्स होते हैं। तो आपकी ये कन्वर्ट हो जाएगी 2.5 मंथ में, आपकी ये वोकेबलरी तकरीबन क्लियर हो जाती है। अब आप कहेंगे कि सर हमारी 3500 की वर्ड्स की वोकेबलरी वो पूरी की पूरी तो याद नहीं रहेगी। इमेजिन करें, लीस्ट आपको अगर याद भी रहती है 100 वर्ड्स, तो ये भी तो इम्प्रूवमेंट हुई ना। तो बाकी आपके 3400 रहे। तो दूसरी बार में 200 और याद हो जाएंगे, तो 3200 रहे। तो इसी तरीके से आपका जो गैप है वो तो कम होता जा रहा है। इट मीन्स कि इम्प्रूवमेंट हो रही है। तो आप कहीं पे रुके हुए तो नहीं है। हाँ, आपकी स्टार्ट स्लो है, मगर रुके हुए तो नहीं है। कंसिस्टेंसी के साथ चलेंगे तो ये जो डिफरेंस है ये तो जीरो पे आ जाएगा। हमने भी इस तरीके से किया था। और ये एक पावरफुल बुक है, आप यहाँ से जरूर करें, ठीक है। आपको मैथमेटिक्स में भी डिफिकल्टी हो, आप जीआरई के जो फ्री के वीडियोस होंगे, ठीक है, मैं ये नहीं करूँगा, कहूँगा कि आप उसके जो है पैसों में परचेज करें, कोई ज़रूरत नहीं है। मगर मैं आपको कहूँगा कि जब आप ये लोकल जो प्रिपरेशन के लिए इतने पैसे ज़ाया करते हैं, तो आप अपना इंटरनेट का पैकेज यूटिलाइज करें। यूट्यूब पे अच्छे जीआरई मैथमेटिक्स के पावरफुल वीडियोस पड़े हुए हैं, जो आपको मेंटल ट्रिक्स देते हैं कि आपको पता लग जाए कि आप किस तरीके से कर सकते हैं। बिल्कुल बेसिक आपको मिल जाएंगे। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ढूंढना पड़ेगा, आपको मिल जाएंगे। अगर फिर भी आपको कहीं दिक्कत होती है किसी भी क्वेश्चन में, इवन मैथमेटिक्स का, मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे कम लोग हैं जो मैथमेटिक्स पे गाइड कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ तो उनका बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का हो। इंजीनियरिंग में भी यहाँ तो उनकी मैथ खुद की इतनी अच्छी हो, क्योंकि फिर मेंटल मैथ आ जाती है, ट्रिक्स आ जाती हैं, टेक्निक्स आ जाती हैं। जितना आप एक मेडिकल के स्टूडेंट को, सोशल साइंस के स्टूडेंट को इजी करके बताएंगे, तो वो मैथमेटिक्स से भी अच्छा स्कोर निकाल सकता है। तो मुझे एज ए आप दोस्त समझें, एज ए मेंटोर समझें, भाई समझें, कोई मसला नहीं, मैं आपके साथ प्रिपरेशन में साथ हूँ। आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं, नो मैटर यू आर अ रजिस्टर्ड कैंडिडेट और नॉट, ठीक है, इट डज नॉट बॉदर मी। बस ये है कि आप मेहनत करना चाह रहे हो, आप आगे बढ़ना चाह रहे हो, इट मीन्स अ लॉट टू मी, ठीक है। वोकेबलरी का बुक ऑलरेडी शेयर्ड भी है ग्रुप में, तो मैं अगेन भी अगर कह देंगे तो मैं शेयर कर दूंगा। वैसे मैंने शेयर कर भी दिया है, ठीक है। उसके बाद एक और बुक है, अक्सर ये मैं बुक सजेस्ट करता हूँ काफी अरसे से, यही बुक्स, क्योंकि ये बुक्स बहुत अच्छी हैं। नई बुक सजेस्ट करने के क्यूरियोसिटी में मैं आपको अच्छे बुक से क्यों मरूं करूं। अक्सर लोग कहते हैं सर हम रेनन मार्टिन से कर रहे हैं। रेनन मार्टिन इज एज ओल्ड बुक, काफी वक्त हो गया, उसमें ट्रिक्स वगैरह इतनी नहीं है, तो उस बुक के पीछे ना जाएं। और रेमन मर्फी एक अच्छा राइटर है, बहुत अच्छे जो हैं इसने रूल्स बताए हुए हैं, आप अच्छे तरीके से बुक कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे देखें तो 135 लेसन है। अगर आप डेली 3 लेसन भी करें, डे 1 पे आप 3 लेसन भी करें, तो आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो 45 डेज, ठीक है, सॉरी, 135 लेसन कर सकते हैं, ठीक। और उसके अलावा तकरीबन ये 149 या 150 तक है, ठीक है। तो आपका तकरीबन ये 50 डेज में तो ये काम निकल जाएगा। और 50 डेज मतलब कितने हो गए? 1.20 मंथ, मतलब 1 महीना 20 डेज। अब 2.5 मंथ में वो हो रहा, ठीक है। 1 मंथ इन 20 डेज में ये हो रहा। अगर आप छुट्टियां मिला भी लें तो फिर भी ये 2 मंथ्स। तो मतलब 2.5 मंथ्स की कैप में, 2.5 मंथ्स की कैप में वोकेबलरी भी हो गई, और ये आपकी यहाँ तक ग्रामर भी हो। तो ग्रामर वो चीज़ है जो आपके ऐसे में भी काम आएगी,
ग्रामर वो चीज़ है जो आप कैसे बनाएंगे उस वक्त भी काम आएगी। ये वो चीज़ें कॉम्प्रिहेंशन के वक्त भी काम आएगी, करेक्शन के वक्त भी काम आएगी, जब पंक्चुएशन करेंगे उस वक्त के वक्त भी काम आएगी, ट्रांसलेशन के वक्त भी काम आएगी। तमाम के तमाम कंपलसरी सब्जेक्ट्स इन ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में भी आपको काम देगी। मुझे बताएं कि आपकी ग्रामर अच्छी नहीं हो और आप क्या ऐसे पास कर सकते हो? मुमकिन नहीं, मुमकिन नहीं। आपकी ड्रेस कितनी भी अच्छी हो, अगर आपके बटन नहीं हो इसमें तो क्या अच्छी लगेगी अगर वो बटन की जगह खाली हो? तो यहाँ मुझे ये बताएं कि वोकेबलरी है, अक्सर लोग वही वर्ड रिपीट करते हैं ऐसे में 4 बार 5 बार, क्यों करते हैं? क्या वो पागल हैं? बिल्कुल भी नहीं, उनके पास वोकेबलरी नहीं। अगर वोकेबलरी होती तो वो क्यों रिपीट करते? तो पॉइंट ये है कि हम इन सटल मिस्टेक्स पे क्यों ना फोकस करें जो हमारे इश्यूज हैं। तो वोकेबलरी वही आपकी 20 वर्ड्स जो आते हैं प्रेजेंट कंपोजिशन में, क्वेश्चन आता है वो आपका तकरीबन 15-16 मार्क्स का वहां से गैप निकल जाएगा। जो 34 पे फेल होते हैं एस्पायरेंट्स, कम से कम वो फेल नहीं। वही वोकेबलरी आपको प्रेस में अंडरस्टैंड करने के लिए, वही वोकेबलरी आपके जो है प्रेस के अटेम्प्ट करने में आती है, वही वोकेबलरी आपके कॉम्प्रिहेंशन को अंडरस्टैंड करने में और अटेम्प्ट करने में, ट्रांसलेशन को अटेम्प्ट करने में, इडियम्स को। पैरा वर्ड्स कहाँ से निकलते हैं मुझे ये बताएं, बिसाइड एंड बिसाइड्स में क्या फर्क है? ये वोकेबलरी याद करेंगे तो आपको तभी आएंगे। तो आप देखें कि ऐसे हो, प्रेजेंट कंपोजिशन हो, ग्रामर एंड वोकेबलरी, इतने आप देखें लॉन्ग फैक्टर्स हैं। अब आते हैं, अगर आप वन पेपर कोई भी देते हैं उसमें 20 मार्क्स का होता है, अक्सर एस्पायरेंट्स वो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की स्क्रीनिंग थी, अभी तो एमपीटी के उस पे आ गई, या सीएसएस के एमपीटी आहिस्ता आहिस्ता मुश्किल होती जाएगी। अल्लाह करे आपके वक्त आसान आ जाए और भी आसान हो। या एफआईए का हो तो 20 मार्क्स में से आपकी 19 तो आनी चाहिए यार इंग्लिश के पोर्शन में। आप सीएसएस की प्रिपरेशन कर रहे हो और आपकी 19 भी ना आए वहां पे, इतना आसान होता है। पॉइंट ये होता है कि जब आपकी वोकेबलरी होती है, 3 वहां से सिनोनिम आ गए, 3 एंटोनिम आ गए, 2 करेक्शन आ गए, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन वो खुद वोकेबलरी का है, ठीक है, पैरा वर्ड कोई आ गया, कोई कुछ चीज आ गई, करेक्शन आ गई, वो चीजें आ गई। तो करेक्शन इतना मुश्किल नहीं जितना मुश्किल लगती है। इंशाल्लाह जब प्रेस से एंड कंपोजिशन पे आएंगे तो मैं आपके यहाँ पे हेल्प आउट करूंगा। वो एक दिन का काम है, अगर आपकी ग्रामर अच्छी है, सिर्फ उसमें ट्रिक्स हैं वो समझ के इंशाल्लाह हो जाएगा। तो ये तो अभी डेली चीजें डिस्कस तो नहीं होगी, मगर वोकेबलरी का मैं आपका वो टेस्ट लूंगा। इसमें कभी कभी मुझसे भी कोताही हो जाती है, जरूर मुझे आप, क्योंकि आप भी याद नहीं करते और मैं भी कभी कभी स्लो हो जाता हूँ, वो टेस्ट शेयर नहीं करता। तो इस बार जरूर याद दिलाना, मैं कुछ टेस्ट में तब्दीली भी ले आऊँ ताकि आपके लिए। डियर सुमेरा, कोई चीज इतनी मुश्किल नहीं होती कि हो नहीं पाए, कोई चीज इतनी आसान भी नहीं होती कि मेहनत के बगैर हो जाए। ठीक है, सीएसएस का इतना बड़ा रिटर्न है, ठीक है, और इतनी बड़ी सोशल सिक्योरिटी है, उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। मैंने आपको जीआरई की बात कही, जीआरई ढूंढना, वोकेबलरी करना, फिर ये बुक ढूंढना, ठीक है, उस वक्त ये वोकेबलरी का बुक, ये वर्बल एडवांटेज कोई शायद ही पढ़ता हो, जब हमने शुरू किया था चंद लोग होंगे, ठीक है। फिर अपने एस्पायरेंट्स में, अपने दोस्तों में ये बांट बांट के कापियां करवा के उनको बता के यहाँ से कराएं कापी, यहाँ से कराएं। तो ये तो ताकि वोकेबलरी वाला एलिमेंट, जब मैं वोकेबलरी करता था, मैं आपको सच बताऊं कि मेरे ग्रुप में वो कोई नहीं करता था। वो कहते थे कि यार तुमने इसको वोकेबलरी का एग्जामिनेशन दिया हुआ है। मैंने कहा नहीं, सिनोनिम में कहाँ से लाऊंगा, एंटोनिम में कहाँ से लाऊंगा, पेरा वर्ड्स कहाँ से लाऊंगा, वेराइटी ऑफ सेंटेंसेस कहाँ से लाऊंगा? तो ये बेसिक है, और वो बिल्कुल वाकई काम चल रहा था और मेच्योरिटी आ गई। मैं अपने आपके एसेस भी शेयर करूंगा, थोड़े ओल्ड हो गए होंगे, मगर आप देखेंगे जो पहले एसेज है, मैं आपको बताऊंगा सबसे पहला एसे और जो सबसे लास्ट एसे, तो आप देखेंगे कि उसमें कंपैरिजन करेंगे कि लैंग्वेज में काफी फर्क आ गया था। ठीक है, जब हमने स्टार्टिंग की तो उस वक्त वो वोकेबलरी नहीं थी, जब आहिस्ते आहिस्ते होते गए तो वोकेबलरी अच्छी बनती गई। ठीक है, वोकेबलरी पे कल भी इंशाल्लाह मैं क्लास में तकरीबन 15 से 20 मिनट इंशाल्लाह डिस्कशन करूंगा कि वोकेबलरी आपने किस तरीके से करनी, सिर्फ वर्बल एडवांटेज से नहीं करनी, वैसे तो भूल जाएंगे। वर्बल एडवांटेज से आपने ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में किस तरीके से, मगर थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होगा, इसी वजह से तो मैं कह रहा हूँ 10 वर्ड्स याद करें।
उन 10 वर्ड्स के चक्कर में आपके सिनोनिम्स हो जाएंगे, उनमें इंटोनिम्स हो जाएंगे। ये थिसारस की तरह या नहीं है कि 30 सिनोनिम होंगे, 40 इंटोनिम होंगे, याद करना मुश्किल विदाउट सेंस। ये बहुत ही बेहतरीन बुक है। ये वो बुक नहीं है तो मैंने लिखा हो या मेरे किसी दोस्त ने लिखा हो कि मैं ये कहूँ कि वहाँ पे लाहौर कराची की पब्लिकेशन से उठाएंगे तो उसको कमीशन जाएगी। ये ऑनलाइन है, ठीक है। एक ऑनलाइन वेबसाइट वाले को भेजेंगे कि वो आपको प्रिंट करके घर पे भेजेगा, 1000, 1200, 1500, 2000 तक। अगर आप ऑनलाइन मेरी तरह पढ़ना पसंद करते हैं तो फिर तो वो भी आपका खर्चा नहीं होगा, ठीक है। इसकी एप्लीकेशन भी है, ऐप भी है, मगर वो फ्री है तो एडवर्टाइजमेंट है उसमें, ठीक है। जीआरई की भी है, थोड़ी उसकी कास्ट होगी। मैं तो कहूँगा आप कास्ट में पढ़ने की जरूरत ही नहीं, आप एस्पायरेंट हैं, आप खुद यहाँ से ऑनलाइन पढ़े। अब पॉइंट ये आ जाती है कि भाई ऐसे है क्या चीज। सीएसएस का अगर ऐसे देखें या दुनिया जान का कोई भी ऐसे देखें, उसमें 3 चीजें कॉमन होती हैं। उसमें इंट्रोडक्शन होगा, उसमें बॉडी होगा, ठीक है, और उसमें कंक्लूजन होगा। इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। सिर्फ सीएसएस के ऐसे में एक न्यू चीज है, एक एडिशन है कि उसमें इन 3 चीजों के अलावा चौथी चीज ये होगी कि वहां पे आपको आउटलाइन मिलेगी। और आपने एक ऐसे अटेम्प्ट करना है जितने भी आपके क्वेश्चन हैं, ठीक है। और वही क्वेश्चन इसको मुश्किल बनाता है, क्योंकि अगर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, अगर उसमें ही गलती हो गई तो फिर हमारे लिए क्या हो जाता है, थोड़ा बहुत ये मसला हो जाता है। अभी यहाँ पे देखें कि यही मैंने आपको बताया कि आउटलाइन, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन, ठीक है। आउटलाइन, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। अब कुछ कंपोनेंट्स हैं, थोड़ा मैं थ्योरेटिकल इस वजह से बताऊंगा ताकि कुछ आपके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए, ठीक है। अब सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने आउटलाइन बनानी ऐसे की। ये जब फुल फ्लेज हम ऐसे सीखेंगे उस वक्त भी ये बात आ जाएगी, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना होता है, ऐसे में आउटलाइन बनानी होती है। आखिर में आपने आउटलाइन तो नहीं लिखनी होती, हर बुक होता है उसमें आउटलाइन सबसे पहले होती है। दूसरा आपका फोकस होता है थीसिस सेंटेंस पे। थीसिस स्टेटमेंट वैसे हकीकत में रफ में तो सबसे पहले ये चीज बनाई जाती है, क्योंकि इस थीसिस स्टेटमेंट से ही आउटलाइन निकलती है और उसी आउटलाइन से आपका ऐसे बनता है। तो टेक्निकली स्पीकिंग, थीसिस सेंटेंस और द थीसिस स्टेटमेंट इज द वेरी फर्स्ट सेंटेंस, ठीक है, दैट यू प्रोड्यूस इवन बिफोर द आउटलाइन। क्योंकि इसी, ये तो स्टांस है आपका, इसी स्टांस को देख के आप आउटलाइन बनाते हो, ठीक है। और उसके बाद आप क्या करते हो कि वहां से आउटलाइन से, हम्म उससे आपको, मैं आपको बात बताऊं, फिर आपने पैराग्राफ्स बनाने होते हैं और हर पैराग्राफ का आपको क्या मिलेगा, टॉपिक सेंटेंस मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, विदाउट अ टॉपिक सेंटेंस आप कभी भी पैराग्राफ स्टार्ट नहीं कर सकते। अब क्यों? क्योंकि टॉपिक सेंटेंस वो चीज है जो उस पैराग्राफ का टॉपिक बताता है कि इस पैराग्राफ में ये चीज जिक्र होने जा रही है, ठीक है। अगर हम उसको टॉपिक सेंटेंस नहीं देंगे तो किस तरीके से पता लगेगा कि ये उसका टॉपिक है। और हर पैराग्राफ में एक ही टॉपिक होगा, दो नहीं होंगे, या दो पैराग्राफ में एक नहीं होगा, सिंपल करना है, ठीक है। तो हर पैराग्राफ में आपने एक ही टॉपिक करना होता है, ठीक है, ताकि फील हो के हर पैराग्राफ यूनिक है, ठीक है। और उसके बाद, ठीक है, हमने इंट्रोडक्शन पे भी फोकस करना है। इंट्रोडक्शन बाकी बॉडी के जो पैराग्राफ्स हैं उनसे मुश्किल मुश्किल भी होता है और मुख्तलिफ भी होता है, लेंथ में भी, टोन में भी, स्टाइल में भी, लैंग्वेज में भी। तो हम इंशाल्लाह इंट्रोडक्शन पे फोकस करेंगे। कोर बॉडी ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर आप देखें तो बॉडी ऑफ सेंटेंसेस जब हम ट्राई करेंगे, सबसे पहले इन पे आएंगे इंट्रोडक्शन से पहले, उसके बाद इंट्रोडक्शन के बाद कंक्लूजन सीखेंगे, ताकि हम टोन के हिसाब से चलेंगे, ठीक है। हम चीज वर्ड से उठाएंगे, सेंटेंस पे आएंगे, सेंटेंस से आएंगे, आगे हम चलेंगे
तो इसी तरीके से एक एक चीज हम लेके चलेंगे। आपने हमेशा कंक्लूजन को जब ऐड करें तो तमाम जितना आपका अपीलिंग टोन होगा, अपीलिंग सेंटेंसेस होगा, उतना ही बेहतर लगे। और टोन को कीप इट सिंपल एंड टू द पॉइंट। अक्सर एस्पायरेंट इसकी एनालॉजी बनाते हैं कि सर जो 12th या इंटरमीडिएट का स्टूडेंट हो उसको समझ आ जाए। भाई क्यों ना है। टोन का मतलब ये नहीं कि आप इस तरीके से लेके आई प्ले अ गेम, ही प्लेज अ गेम, इस तरीके से नहीं भाई। टोन का मतलब, सिंपल का मतलब, राइट वर्ड एट द राइट प्लेस। ठीक है, मतलब राइट डिक्शन यूज करें। अगर आप किसी को उकसा रहे हैं किसी काम करने के लिए जो गलत है, तो वहां पे इंकरेज नहीं आएगी। ठीक है, वहां पे इंसाइट आएगा, प्रोवोक आएगा, एग ऑन आएगा। कोई चीज तब्दील हो रही है, वो अच्छी चीज की साइन है, तो आप वो कहेंगे बोर्ड विल। बेड चीज की है तो ठीक है, यहाँ बोर्ड विल हो गया, बोर्ड बेड हो गया, अगर विल हो गया, अगर बेड हो गया। तो इस तरीके से राइट वर्ड एट द राइट प्लेस व्हेन यूज्ड। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं इट्स वेरी सिंपल एंड टू द पॉइंट। ये कल भी हम इंशाल्लाह वोकेबलरी की बात होगी तो हम जिक्र करेंगे। बाकी हम आज सिर्फ जनरल बातें करेंगे ताकि आपके दिमाग में जितने भी एफएक्यूज हों, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हों, तो आपके क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाए। ठीक है। मेक एन आउटलाइन एंड राइट अ कॉम्प्रिहेंसिव ऐसे। आपको सबसे पहले ऐसे के पेपर में ये चीज मिलेगी 2500 टू 3000 तक। अक्सर एस्पायरेंट पूछते हैं सर अगर इससे कम हो तो भाई 2000 तक भी काम चल जाएगा, बाकी कंपोनेंट्स में आप आउटशाइन करें। किसमें? वोकेबलरी में, डिक्शन में। ठीक है, और सेंटेंस स्ट्रक्चर में, स्टांस में, अपनी बात को प्रूव करने में। ठीक है, on any one of the given topics make sure you use different forms of discourses, मतलब exposition, different techniques use करें, argumentation, description, narration। ठीक है, तो credit will be given for the organization, relevance and clarity। तो बाकी ये तो ऐसे ही है। तो ये जो आपको डायरेक्शंस हैं, इन पे पूरा 15 दिन हम काम करें। ये ऐसे नहीं है, फजूल नहीं है। तो किसी ने मुझसे पूछा सर जितना आप आसान बताएं इतना आसान होगा, तो अगर आप एक एक कंपोनेंट पे काम करेंगे आप थक जाएंगे। आप कहेंगे मैं कहाँ फंस गया, मैं ये नहीं कर पाऊंगा या मैं ये नहीं करूंगा, मुझसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो घर वालों के एक्सपेक्टेशंस पे पूरा नहीं उतरूंगा या मेरा ड्रीम पूरा नहीं होगा। ये हर वक्त आपको फील होगा जब आपको अपनी एनर्जी से ज्यादा मुश्किल कोई काम मिलेगा, जहाँ पे आपको वाकई आपके बिल्कुल जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो आपकी बिल्कुल कमजोर हो जाएगी। मगर आप सुकून से जब उसको कर लेंगे तो फिर आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा। उसके बाद पॉइंट ये आती है कि क्या थीसिस आउटलाइन में देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको ये बात बताऊं कि देर आर सम फैक्टर्स व्हिच आर वेरी डिसाइसिव, जिन पे डिपेंड करता है कि पास एंड फेल मार्क्स मिलेंगे अगर वो चीज मेंटेन करेंगे, नहीं मिलेंगे तो क्रेडिट नहीं मिलेगा। कुछ होते हैं ऑप्शनल जिनको हम सेकेंडरी कहते हैं, डिसाइसिव प्राइमरी होते हैं। वो सेकेंडरी वो होते हैं, आप दें तो वेल एंड गुड, दैट इज योर स्टाइल। अगर आप नहीं देते हैं, अगेन दैट इज योर स्टाइल। आपकी मर्जी है, आप देना चाहे नहीं देना चाहे वो आपकी मर्जी है। ठीक है, अभी ये मैंने ड्रेस पहनी हुई है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा कोई वो बना हुआ है, ठीक है, लेटर बना हुआ है, तो ये मेरी मर्जी है। ठीक है, इसका फर्क नहीं पड़ता कोई चीज ढांपने पे। ठीक है, ये एड ऑन है, आप देना चाहें आपकी मर्जी है, नहीं देना चाहें आपकी मर्जी नहीं। ठीक है, तो पॉइंट यहाँ पे भी यही है कि आप आउटलाइन में थीसिस देते हैं या नहीं देते, इट डज नॉट बोदर द एग्जामिनेशन। ठीक है, पॉइंट क्या हो जाती है कि आप क्या थीसिस स्टेटमेंट सही बना पाते हैं या नहीं बना पाते, क्योंकि इंटायर ऐसे इज डिपेंडेंट अपॉन द थीसिस स्टेटमेंट। अगर आप सही नहीं बना पाते तो फिर तो किसी काम का नहीं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आउटलाइन में दें या ना दें, इट डज नॉट मैटर। ठीक है, एग्जामिनर को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो व्हाट मैटर्स द मोस्ट,
कि आप थीसिस सही तरीके से बना पाते हैं या नहीं बना पाते, और वो इंट्रोडक्शन में रिफ्लेक्टेड है या नहीं है। इंट्रोडक्शन में थीसिस स्टेटमेंट का होना, दैट इज डिसाइसिव। अगर वहां पे नहीं होगा तो फिर आपका स्टांस क्लियर ही नहीं होगा, और विदाउट स्टांस इंट्रोडक्शन किस तरीके से टॉपिक को इंट्रोड्यूस करेगा, वो क्या बात करेगा कि वाजे कोई टॉपिक आपने जो भी डिस्कस किया उस पे स्टांस ही नहीं है, मौकिफ ही नहीं है, और ये तो ऐसे पूरा आपके मौकिफ पे है, और उस मौकिफ को आप प्रूव करना चाहते हैं, और जब वो मौकिफ वाजे नहीं होगा तो फिर तो मसला आएगा। तो वो मसला अगर हो रहा है तो आपको नुकसान पहुंचेगा। इससे नुकसान नहीं पहुंचेगा कि आपने आउटलाइन में थीसिस लिखी है या नहीं लिखी। ठीक है, same is the case with introductory remark and same is the story of the concluding remark. आप introductory remark दें या simple आप introduction लिखें, आप concluding remark दें या simple conclusion लिखें, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, सिंपल इंट्रोडक्शन लिखते हैं या आप इंट्रोडक्टरी रिमार्क देते हैं, वो हम लर्न करेंगे किस तरीके से बनाएंगे। इंट्रोडक्टरी रिमार्क इज ऑलवेज इन कंसोनेंस विद द थीसिस स्टेटमेंट, कि जिस तरीके से स्टांस थीसिस स्टेटमेंट में लिया गया है, इसमें एक जनरल स्टेटमेंट दे देते हैं ऑफ अ सिंगल सेंटेंस। ठीक है, वो इतनी बड़ी ना हो कि चार चार पांच पांच लोग लाइंस का बना देते हैं, आधा आधा जो है उस पे पेज वो यूटिलाइज कर देते हैं, ये गलत बात होती है, इतना लंबा नहीं देते। ठीक है, आई होप कि ये पॉइंट आपको इसी तरीके से कंक्लूडिंग रिमार्क उसका ऑलवेज टू कंक्लूडिंग टाइप होता है। अब ये क्यों देते हैं लोग, मैंने आपको पहले कहा यह हर बंदे के राइटिंग का स्टाइल होता है कि वो देना चाहे या ना देना चाहे। आप देना चाहते हैं दे दें, मुझे बहुत पसंद होता है और मुझे बनाना भी आता है, तो मैं क्यों ना एड ऑन दे दूं, मैं इसको बताऊं भाई मैं थोड़ा डिफरेंट लिखता हूँ। ठीक है, हाँ हो सकता है गलत लिखूं तो नुकसान पहुंचे, अच्छे लिखने पे फायदा ना भी हो सकता है, मगर ये मेरा स्टाइल है, मुझे पसंद है। तो इस पे कोई वहां पे नहीं है कि इस पे क्रेडिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्रेडिट किस पे मिलेगा, पहले इंट्रोडक्शन में आपने वाकई ये पूरे आपने आउटलाइन में, यहाँ पे देखें क्या आपने सही तरीके से आउटलाइन बनाई या नहीं बनाई, रिलीवेंट है या नहीं है, प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन है या नहीं है, कि इसमें अगर स्ट्रेटेजीज आ रही हैं कि आपने स्ट्रेटेजीज वाले सारे लिखें, अगर पीछे मिसाल के तौर पे चैलेंजेस वाले आ रहे हैं कि यहाँ पे आपने चैलेंजेस वाले लिखें। ऐसा नहीं कि कुछ चैलेंजेस मिला लिए स्ट्रेटेजीज के साथ और स्ट्रेटेजीज मिला लिए इफेक्ट्स के साथ, तो ऑर्गेनाइजेशन का इशू हो गया, कोहेरेंस नहीं आ रही, कोई बात कहीं से शुरू हो रही कहीं पे खत्म हो रही, वो दूसरा जगह से शुरू हो गई इधर खत्म हो रही, कोई फ्लो नहीं है, एक बात पूरी हो नहीं रही, टॉक शो की तरह हो रहा है। ठीक है, कि उसने एक के जो है सियासतदान पे अटैक किया, दूसरे ने उसके करेक्टर पे, कहीं इकोनॉमी से बात करेक्टर पे आ गई, करेक्टर से बात जो है खानदान पे आ गई। तो ये तो भाई इस तरीके से तो नहीं चलेगा, ये तो राइटिंग है, यहाँ पे तो फ्लो चाहिए। एक बात करेंगे इकोनॉमी में जो कंपोनेंट का जिक्र कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे यहाँ पे डिस्ट्रप्शन ग्लोबल वैल्यू चेन, तो आप सिर्फ उसमें किस तरीके से डिस्ट्रप्शन इन ग्लोबल वैल्यू चेन होगा, ये छोटा एक क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर करें, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर करें, और कोई बात नहीं करें। राइज ऑफ प्रोटेक्शनिज्म किस तरीके से हो रही है चैलेंज, वो बताएं। अब इसमें डिस्ट्रप्शन इन ग्लोबल वैल्यू चेन की बात नहीं करें, अब इसमें फिर प्रोटेक्शनिज्म की बात नहीं करें, हर क्वेश्चन को अपना आंसर करें। एवरी पैराग्राफ, एवरी टॉपिक सेंटेंस मेंशन्ड हियर इज अ क्वेश्चन इटसेल्फ, उसको आंसर करना है, उसको अच्छे तरीके से प्रूफ करें, इधर उधर की बात नहीं करें, वेफल कंटेंट ना लिखेंगे इधर उधर की बात करके, कंक्रीट प्रूफ दें। ठीक है, आप बताएं कि किस तरीके से अभी ट्रम्प आ रहा है, टैरिफ्स लगा रहा है फ्रांस के ऊपर, फ्रांस ने उसके ऊपर टैरिफ लगाया, तो फिर इसने उनके जो है विस्की वगैरह जितना जो भी था शैंपेन वगैरह उस पर टैरिफ लगा रहा, कनाडा पे टैरिफ लगाया तो उसने उनकी जो है बिजली पे टैरिफ लगा लिया, क्योंकि उनके 3 स्टेट्स में कनाडा से जो है उनको लाइट जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है। तो इस तरीके से किस तरीके से फिर ग्लोबलाइजेशन डिस्टर्ब हो रही है। ठीक है, डिपेंडेंस खत्म हो रही है, प्रोटेक्शनिज्म उसको जो है अफेक्ट कर रही है। तो ये सारे रीसेंट एग्जांपल्स, कोटेशन, रेफरेंसेस, रिपोर्ट्स, सिनारियोस, जितने आप लेटेस्ट डिस्कस करेंगे उतना बेहतर होगा। ठीक है, तो कंपेयर एंड कंट्रास्ट में आप ये बात कर सकते हैं कि अगर ट्रम्प इस तरीके से लगा रहा है, और जो ग्रेट डिप्रेशन वक्त 1933 में उस वक्त टैरिफ्स हुए थे, ठीक है, प्रोटेक्शनिज्म हुई थी, उस वक्त ये असर पड़ा था, तो लाइकली आज भी यही असर पड़ेगा।
तो कंपेयर एंड कंट्रास्ट कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये बड़ा ही खूबसूरत बनेगा। खूबसूरत तब बनेगा जब आप अकेले आधा घंटा आप खुद को दें कि मैं किस लेवल पे हूँ, ठीक है, और खुद के साथ वो ख्वाब बनाएं कि मैं किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट कर सकती हूँ। कहते हैं ना कि शेख चिल्ली वाले ख्वाब, वो खुद देखा करें, खुद के साथ डिस्कस करें, लोगों के साथ नहीं करें। वो हंसेंगे, डिमोटिवेट करेंगे, वो नेगेटिव एनर्जी लें ही ना। खुद वॉक करें, आधा घंटा खुद से बात करें, आंखें बंद करके बैठ जाएं कहीं वीराने में, अंधेरे में, खुद से बात करें कि मैं कहाँ पे हूँ, खुद को सच बताएं, और वहां से फिर स्टार्ट करें। वो चाहे आप नेगेटिव से भी स्टार्ट करेंगे तो इंशाल्लाह फिर जीरो पे पहुंचेंगे, जीरो से आगे बढ़ेंगे। कोई मुश्किल नहीं, सच बता रहा हूँ। कोई मैंने यूनिवर्सिटी में प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की, ठीक है, ये कुल 1.5 2 साल की गेम है। कोई मसला नहीं है अगर आप सिंसियर है। अगर आप 6 से 8 घंटे खुद को दे सकते हैं, ज्यादा भी नहीं, वो फजूल होता है। वीकेंड पे छुट्टी करनी है, ईद पे भी घर जाना है, ठीक है। डिप्रेशन नहीं लेनी कि मैं वीकेंड पे छुट्टी नहीं करूंगा। फिर आप कंसिस्टेंसी के साथ नहीं चल रहे, इट मीन्स यू आर गोइंग थ्रू इंटेंसिटी, ठीक है। आप इंटेंसिटी के साथ चलेंगे, आज ऐसे काम करके करेंगे, बिल्कुल ऐसे चलेंगे। हमें वो लोग चाहिए जो कंसिस्टेंसी के साथ, चाहे वो मेरे पास रजिस्टर्ड हो नहीं हो, वो मुझे ज्यादा अजीज है, क्योंकि वो एक गोल पे तो पहुंचेंगे, ठीक है। और इतना भी अगर कंसिस्टेंसी नहीं तो थोड़ी थोड़ी कंसिस्टेंसी हो। अगर आप डेली एक वर्ड भी याद करें, मिसाल के तौर पे 3500 वर्ड्स हैं, ठीक है। मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ, 3500 वर्ड्स हैं, ठीक है। अगर आप डेली एक वर्ड्स पे याद करें, 2 साल की प्रिपरेशन में तकरीबन, 2 3 साल की प्रिपरेशन में 1000 तक तो पहुंच ही जाएंगे वो, ठीक है। डेली 2 याद करें, अब 2000 तक। डेली 3 याद करें, अगर डेली 3.5 याद करें, माना 2 दिन में 7। डेली 4 वर्ड्स पे याद नहीं कर सकते कि आपकी इतनी वोकेबुलरी, 2 3 साल तो लोगों को ऐसे गुजर जाते हैं। अब पॉइंट ये है कि एक दिन 100 याद करेंगे, दूसरे दिन 50, तीसरे दिन 20, फिर 10, 1, 0, 0, 0, 0, फिर 3 साल निकल जाएंगे, फिर पीछे देखेंगे कि वोकेबुलरी नहीं होगी। सॉरी अगर मेरे ये वर्ड्स आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं, मेरा मकसद वो नहीं है। मेरा मकसद है कि बिल्कुल कंसिस्टेंसी के साथ चलें, वो चाहे 4 वर्ड्स ही क्यों ना याद करें। आपको इंशाल्लाह फिर कामयाब होने से कोई जो है जमीनी जो तकलीफ है नहीं रोक सकेगी, ठीक है। बाकी अल्लाह ताला आपको साथ देगा, ठीक है। और दूसरा मैंने आपको ये बताया कि यू हैव टू मेंटेन रिलीवेंस, ठीक है। रिलीवेंस, अगर आपसे मैं कोई क्वेश्चन पूछता हूँ या आप मुझसे कोई सवाल पूछते हैं, अगर मैं उसका सही जवाब ना दूं तो आप कहेंगे सर आपने अच्छी अंग्रेजी में जवाब दिया, आपने अच्छे अच्छे वर्ड्स लिए, मगर मेरा क्वेश्चन ये नहीं है। मेरा क्वेश्चन बिल्कुल सादा है। जो 3 इडियट्स में एक था मजाहिया ही सीन था, वो मशीन पे जो उससे क्वेश्चन करता है। तो हमेशा आप क्या करें, रिलीवेंट रहें। जो बात पूछी गई है कीप इट सिंपल एंड टू द पॉइंट। अब ऐसे में 40 मार्क्स तभी मिलेंगे आपको जब आप 80 to 85% रिलीवेंट हो। अगर इससे कम है तो फिर आप फेल में आ जाए, ठीक है। और वो आपने किस तरीके से मेंटेन करना है, जब आपको ऐसे बनाना आ जाएगा, पैराग्राफ्स बनाना आ जाएगा। अब मुझे ये बताएं, आपने 20 पैराग्राफ का ऐसे बनाना है या 18 पैराग्राफ का, एक तो इंट्रोडक्शन गया, कंक्लूजन, बाकी तो 18 पैराग्राफ सारे बारी के पैराग्राफ्स हैं, सारे एक जैसे हैं। एक पैराग्राफ पे कमांड आ गई मतलब 18 पे कमांड आ गई, एक पैराग्राफ में कमांड आ गई मतलब 18 पे कमांड आ गई, 17 पे कमांड आ गई, 16 पे कमांड आ गई, और क्या बचा, बाकी इंट्रोडक्शन। वो कौन सा मसला है जब आपको बाकी बारी पैराग्राफ्स आ जाते हैं, वो कौन सा मसला है कंक्लूजन। इतना मसला नहीं है। मसला ये है कि हम डरे हुए हैं। हम वो चीज करते हैं बिल्कुल जो आसान होती है, वो सब्जेक्ट होते चाहते हैं जो बिल्कुल आसान होता है, हमें कंफर्ट जोन में होते हैं। ये जो कंफर्ट जोन है ना, पहले तो इसको शेटर करें, ब्रेक भी नहीं करें, ठीक है। जब उसको आप ब्रेक करेंगे, झंझोरेंगे ना, फिर ये रिलीवेंस वगैरह कैसी आप कहेंगे सर थ्योरेटिकल बातें कर रहे हैं, ये कोई मसला है। और यूनिटी ये कल हम इंशाल्लाह इन डिटेल जिक्र करेंगे, मगर मैं आपको बेसिक चीजें आज कंपोनेंट्स बता रहा हूँ। यूनिटी से क्या मुराद होता है, मतलब सिंगल आइडिया, सिंगुलैरिटी,
तो आपने एक पैराग्राफ, जो बॉडी का पैराग्राफ होगा, उसमें एक ही टॉपिक सेंटेंस होगा सबसे पहले, और उसमें एक ही आपने आइडिया डिस्कस करना है, जो कंट्रोलिंग आइडिया जिसको हम कहते हैं। कंट्रोलिंग आइडिया का मुराद कि वो आइडिया जो पूरे पैराग्राफ को कंट्रोल करे, वो आइडिया जो पूरे पैराग्राफ को कंट्रोल करे। अब यहाँ पे जब पूरे पैराग्राफ को कंट्रोल करेगा, वही टॉपिक सेंटेंस वाली बात कंक्लूडिंग सेंटेंस में, तो इतना मसला तो नहीं। ठीक है, तो इस पे इन डिटेल यूनिटी पे तो बात करेंगे आज। आई होप कि आप भी समझ रहे हैं कि आज हम आपको जो टॉपिक के साथ, आपको ऐसे के साथ इंट्रोड्यूस करा रहे हैं कि आपने इसमें किस तरीके से गुम हो जाना है, किस तरीके से करेंगे। ठीक, ठीक है। उसके बाद कोहेरेंस। कोहेरेंस से मुराद क्या होता है? कोहेरेंस से मुराद ये होता है कि आपने फ्लो को मेंटेन करना है। फ्लो से मुराद ये होता है कि आपने डायग्रेशन नहीं करनी। ठीक है, और डायग्रेशन करेंगे मतलब आप जंप कर रहे हैं एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट, दूसरी पॉइंट से तीसरी पॉइंट, तीसरी पॉइंट से चौथी पॉइंट। अभी मैं कोहेरेंस की बात करूं और एकदम मैं आपको वोकेबलरी समझाना सिखा दूं, ठीक है, और याद करना सिखा दूं, फिर वोकेबलरी से फिर मैं कोहेरेंस पे आ जाऊं, फिर मैं आपको जो यूनिटी पे लेके जाऊं, आप कहेंगे सर कोहेरेंस उधर ही रह गया। जिस तरीके से कुछ टीचर्स होते हैं, एक से बात शुरू करते हैं, एट द एंड ऑफ द क्लास वो पता नहीं कहाँ पहुंच चुके होते हैं, वो कहते हैं चलो कल यहाँ से शुरू करें, तो टाइम पास कर रहे होते हैं। जब हम ऐसे में करेंगे तो एग्जामिनर देखेगा यार ये तो टाइम पास कर रहा था पेपर में। अब टाइम पास को क्या इज्जत मिलेगी? फीडबैक टीचर को उसको अच्छा मिलेगा नहीं। आप कहेंगे एग्जामिनर क्यों देगा? कहेगा यार टाइम पास है, स्टूडेंट है, ये मुल्क वैसे ही टाइम पास पे चल रहा है, ये तो तबाही कर देगा। कोहेरेंस से मतलब ये कि बात बात से निकलती जाए आहिस्ते आहिस्ते, वो मेंटेन हो, फ्लो, एक ही बात चल रही है प्रॉपर तरीके से, ठीक है, एक पैटर्न चल रहा हो, ठीक है, प्रॉपर पैटर्न के साथ। ऑर्गेनाइजेशन से मुराद भी दो चीजें। नंबर वन ये कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन से हैं जो पहले आएंगे, और लीस्ट इंपॉर्टेंट कौन से हैं जो बाद में आएंगे। ठीक है, दूसरा ये कि कौन सी हेडिंग में 5 पैराग्राफ आएंगे, 6 आएंगे, कौन सी हेडिंग में 3 आएंगे, 2 आएंगे, कौन सी हेडिंग में एक ही पैराग्राफ आएगा। ठीक है, जिसमें 5 6 आने थे उसमें 3 लिख लिए, जिसमें 3 आने थे उसमें 6 लिख लिए। ये तो उल्टा काम हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन चला जाए। तो ऑर्गेनाइजेशन के मुता के ऑर्गेनाइजेशन से मुराद ये कि इंपॉर्टेंस लेवल मेंटेन करें और वेटेज मेंटेन करेंगे, किसको कितना वेट देंगे। ठीक है, ज्यादा पैराग्राफ लिखेंगे तो मतलब उसको ज्यादा अहमियत दे रहे हैं, उसमें ज्यादा स्पेस आएगी। 6 पैराग्राफ पे ज्यादा स्पेस आएगी, 3 पैराग्राफ पे कम आएगी, उस पर ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा। तो मतलब टाइम एंड स्पेस ज्यादा किसको देनी है, किसको कम देनी है, ये सारी ऑर्गेनाइजेशन का काम। ठीक है, तो ये इंशाल्लाह एक एक कंपोनेंट आएंगे आगे तो हम देखेंगे। हमने ये अंडरस्टैंड करना है कि हमारा पर्पस ऑफ राइटिंग क्या है, और हम किसके लिए लिख रहे हैं, और हमारा ऑडियंस कौन सा है। हमारा ऑडियंस बड़ा ही लिमिटेड है, वो हमारा एग्जामिनर है जो एटलीस्ट पीएचडी है, पोस्ट डॉक की हुई है, ठीक है, इंग्लिश में। ठीक है, अगर ग्लोबल वार्मिंग भी लिख रहे हैं तो वो उसने इंग्लिश में की हुई है, वो कोई साइंटिस्ट नहीं है ग्लोबल वार्मिंग। तो आपने इतने जॉर्गन्स भी नहीं यूज करने, आपको पता हो ऑडियंस कौन है आपका। ऐसा ना हो कि आप कहें सर मैंने तो एनवायरमेंटल साइंस पढ़ी है, मैंने इससे वो जार्गन्स यूज किए हैं, इसको लग पता जाएगा, डिक्शनरी खोल के पढ़ेगा। वो भाई डिक्शनरी नहीं खोलेगा, ठीक है, वो आपको कहेगा भाई होल्ड ऑन, पीछे हो जा। ठीक है, देखेंगे आपको, वो नहीं देखेगा फिर आप। तो आप एक तो अपने लिए लिख रहे हैं, अपने लिए मतलब आप चाहते हैं आप पास हो जाएं, उसको दिक्कत ना आए, अच्छे तरीके से आप पेश करें। वहां पे आप खुद तो नहीं होंगे, ये आपका लहजा, ये आपकी जुबान, ये आपका फेस वैल्यू आप कहें, या आपके ड्रेसिंग सेंस, ये पूरा आपका राइटिंग वहां पे शो करेगा कि आप, वो बताएगा कि आप किस तरीके की पर्सनैलिटी। मेरे जैसा बंदा, नया बंदा राइटिंग से समझ जाता है जब कोई बंदा पार्टीसन स्टांस लेता है कि यार ये इस पार्टी को क्यों ले रहा है। तो वो तो इतने अरसे दराज से जो है अब एस्पायरेंट्स को डील करते आ रहे हैं, स्टूडेंट्स को डील करते आ रहे हैं। तो आपने इन क्वेश्चंस को आंसर करना है कि रीडर्स कौन से हैं आपके, कोई स्पेशलाइज्ड ऑडियंस है,
उसकी एज जेंडर वगैरह क्या है, ये थ्योरेटिकल है, मतलब आपको पता होना चाहिए कि ये जहन में बिठाएं कि आपका जो पाला पड़ने वाला है वो एग्जामिनर के साथ वो बिल्कुल भी कंजर्वेटिव नहीं होगा, वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को पसंद करेगा। सारी उम्र उसने डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पे काम किया हुआ, वो नाराज नहीं होगा, मगर वो पार्टीशन स्टांस पे नहीं लेगा, वो आपका एज एडमिनिस्ट्रेटिव स्टांस लेगा। ठीक है, और वो आइडियल स्टांस पे पसंद नहीं करेगा, वो कहेगा ऑन ग्राउंड आप एडमिनिस्ट्रेटर बनते जा रहे हो ना। तो अभी अगर पानी पे मसला हो, बाहर प्रोटेस्ट हो, क्या मैं उनको ग्लोबल वार्मिंग पे लेक्चर देना शुरू करूंगा कि ग्लोबल वार्मिंग हो गई, ये बारिश नहीं हो रही, पैटर्न्स नहीं? वो कहेंगे साहब पानी, पानी कहाँ पे है, अभी अभी कहाँ पे है, फिर रोड खोलेंगे। तो ग्लोबल वार्मिंग के लेक्चर्स वहाँ पे काम नहीं आएंगे, वहाँ पे ग्राउंड जो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच होगी, वी हैव टू बी मेंटेन दैट एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच इन एग्जामिनेशन। तो इंशाल्लाह आपके सारे आइडियल सॉल्यूशंस रियल बन जाएंगे, फिर आप इतना लंबा नहीं सोचेंगे, आप हॉरिजॉन्टल भी सोचेंगे। ठीक है, आपकी सोच में बड़ा फर्क है। तो यहाँ पे भी देखें, एक ये स्टूडेंट है अपने प्रोफेसर को लिख रही है, और असाइनमेंट का तरीक़ाकार देखें, हेलो मेरियन, आई हैव मिस टू क्लास, आई इस तरीके से अकेले लिखते, सो आई एम मिसिंग टू असाइनमेंट, दो क्लासेस को मिक्स कर दिया है। तो ये आपका क्या है, आप इसकी तस्वीर उतारें, ये आपका होमवर्क है, मिनिमम पॉसिबल चेंजेस के साथ। ठीक है, आपने क्या करना है, मुझे सबमिट कराना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, तो आपने कल इसको सही बना के और तस्वीर उतार के पीडीएफ बना के ग्रुप में शेयर करना है, या मुझे व्हाट्सएप कर दें, ये आपने करना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है फॉर टुमारो। आप इसकी तस्वीर उतारें, अगर आपके पास तस्वीर नहीं भी हो तो मुझे बताना, मैंने तस्वीर निकाल दी है तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं जो हमने इंशाल्लाह मेंटेन करेंगे। ये आपको होमवर्क दिया, इसी तरीके से ये भी हुई है हैप्पी व्हाट्सअप, अगर कोई और भी एक्सरसाइज करना चाहता है तो इसको भी सेट करें। ठीक है, मैं एवेल्युएट कर दूंगा, बाकी मेरी तरफ से होमवर्क वो पहली है। ठीक है, आई नो आई एम इस तरीके से लिखते हैं, आई एम भी लिखना होता है इस तरीके से, मगर कॉन्ट्रैक्शन नहीं करते जब हम फॉर्मल राइटिंग करते हैं, तो आई एम हुआ। ठीक है, आई नो इस तरीके से होगा, डूइंग द बेस्ट इन यूर कोई दोस्त को लिख रहा है इस तरीके, यू हैवंट इस तरीके से होगा, तो आपने आई वुड इस तरीके से होगा। तो आपने इसको भी अपने प्रैक्टिस के लिए ज़रूर रखें, अगर कोई करना भी चाहे तो ये भी कर सकता है। तो अब इस पे इंशाल्लाह हम, अगर कोई क्वेश्चन होगा तो ये इन डिटेल क्वालिटी कंटेंट वगैरह ये हम चीज़ें कल जिक्र करेंगे। तो कल हमारा जो मेन फोकस होगा, वोकेबलरी जो मैंने आपको वर्बल एडवांटेज से बताया है, उसको किस तरीके से ऑक्सफर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी की मदद से हम प्रिपेयर करेंगे, ताकि हमारे हमेशा हमेशा के जो मसले हैं वो ख़त्म हो जाए। अभी आज के लिए पहला लेक्चर है, मैंने जनरल बातें भी की हैं, कल इंशाल्लाह इन डिटेल हम आ जाएंगे। पेरा एक डेढ़ क्लास हमारा इफेक्टिव सेंटेंस पे आ जाएगा, उसके बाद हम दिन ब दिन स्पेसिफिक होते जाएंगे। एक एक क्लास आपके लिए मैटर करता है। जी जाहिद, अगर कोई आपको क्वेश्चन है तो आप ज़रूर पूछें। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच। अच्छा सर, मैंने आपको टेक्स्ट भी किया था, शायद आपने ना पढ़ा। मैं ये पूछ रहा था कि मेरी डेट ऑफ बर्थ है 15 सितंबर 1993, और करंटली मैं 31